बीएलए पर पाबंदी। जाली आजादी की दुकान भी बंद हो गई। जनरल साहब का दौरा अमेरिका एक यादगार बाब। सिफारतकारी ने वो काम कर दिखाया जो बयानात और मजम्मत नहीं कर सकी है। अमेरिका का ये फैसला सिर्फ कागजी है या वाकई बलूचिस्तान में अमन की कोई नई उम्मीद जगा सकेगा? अमेरिका का मोड भी अजीब। कल तक बीएलए और उसका मजीद ग्रुप अमेरिकी थिंक टैंक्स की आंखों का तारा थे, और आज के व्लॉग में पेश करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और उसकी वोटर लिस्ट के लतीफे। He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. There are thousands and thousands of these people that we found. राहुल गांधी के बयानात और बीजेपी की इंतखाबी जादूगरी सब एक साथ देखिए इसी वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। सिफारतकारी एक नाजुक फन है जिसमें खाना, मुस्कुराहट और सच्चे सबूत वो काम कर जाते हैं जो तोप और बंदूक नहीं कर सकती है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा अमेरिका इसी फन का शाहकार साबित हुआ है। वाशिंगटन की फजाओं में जब पाकिस्तानी जनरल की वर्दी की झलक दिखाई तो अमेरिकी पॉलिसी साजों को अचानक बलूचिस्तान भी याद आ गया। पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह ने अमेरिकी अस्करी क़यादत से मुलाकातें की, जिनमें इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जैसे अल्फाज बार बार दोहराए गए, जिसके बाद वो अफराद जो कुछ अर्सा पहले तक बलोच फ्रीडम फाइटर्स के रोमानवी टाइटल से आरास्ता थे, आज जनरल आसिम मुनीर के दौरे वाशिंगटन के बाद अचानक दहशतगर्द करार दे दिए गए। गोया अमेरिकी पॉलिसी अब तब्दील होती दिखाई दे रही है और दोस्त के दुश्मन की एंट्री भी बंद, जैसे बैनुल-अक़वामी उसूल पर कार्बन नजर आ रही है। उधर ये खबर आते ही बीएलए के ठिकानों में खामोशी छा गई है। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल एक मफरूर ने यूरोप की ठंडी फजाओं में ऐश करते अपने मफरूर लीडर से मजीद अहकामात मांगे तो उन्हें मुतमईन करने के बाद एक लीडर ने अपने नायब को फोन किया कि यार ये क्या हो गया, कल ही तो हमने अमेरिका में पीआर कंपनी के साथ नए मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दूसरे मफरूर ने भी सर्द आह भरी और कहा कि हाँ, अब फंड लेने के लिए कहाँ जाए, लंदन का मौसम भी खराब है, ऊपर से यूरोप में रहने के खर्चे भी बढ़ गए हैं। बीएलए के रहनुमाओं का मसला ये है कि वो अब ना पाकिस्तान जा सकते हैं, ना ही अमेरिका, बरतानिया समेत यूरोप में पनाह भी खतरे में है, क्योंकि यूरोप और लंदन हमेशा अमेरिकी फैसले के बाद अपना दिमाग रिफ्रेश करते हैं। वो दिन गए जब वो न्यूयॉर्क की कॉफी शॉप्स में बैठकर आज़ादी के नारे लगाते थे और साथ कैपुचिनो कॉफी के बिल भी किसी मगरबी थिंक टैंक्स के अकाउंट से भिजवाते थे। इधर पाकिस्तान में खुशी का समा है, मगर ये खुशी बीएलए के अंजाम पर कम और जनरल आसिम की परफॉर्मेंस पर ज्यादा है। हर ड्राइंग रूम में एक ही फिक्रा गर्दिश कर रहा है कि हाँ देखा, जनरल साहब गए और अमेरिका ने फौरन एक्शन ले लिया। बीएलए के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी खामोशी है। जो कल तक पाकिस्तानी फौज पर मीम्स डाल रहे थे, आज ट्वीट कर रहे हैं कि हम आलमी अदालत से रुजू करेंगे। जैसे आलमी अदालत उनको कहेगी कि ये ले सरदार साहब पिछले 5 साल के फंड्स और 2 पाकिस्तान मुखालिफ कॉन्फ्रेंस के होटल्स का किराया। असल सवाल ये है कि अमेरिका को बीएलए की दहशतगर्दी का एहसास अचानक जनरल आसिम के दौरे के बाद हुआ क्यों? क्या बीएलए ने पिछले हफ्ते कोई इजाफी बम धमाका कर दिया था? जनाब, ये भारत की मदद से 2 दहाई के दहशतगर्दाना करतूतों के नतीजे हैं जो आज उनके अपने सामने आ चुके हैं। पहले हम इन बलोच लीडर्स के तर्ज जिंदगी पर एक नजर डाल लेते हैं, जो आम बलोच को तो संगलाख पहाड़ों पर चढ़ने की तलकीन करते हैं और खुद यूरोप के बेहतरीन इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। वीडियो देखिए। कुछ दोस्तों का तो यहाँ तक कहना है कि जनरल साहब ने व्हाइट हाउस में चाय पीते हुए बस इतना ही कहा कि बीएलए को सही लिस्ट में डाल दें, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ऐलान के फौरन बाद यकीनन बीएलए के हेडक्वार्टर्स यानी यूरोप के किसी पोश इलाके के महंगे घर के एक तहखाने में हंगामी इजलास बुलाया गया। चीफ फंडिंग ऑफिसर ने मीटिंग शुरू की। साथियों, अब भारत से डॉलर्स की पाइपलाइन तो बंद, लिहाजा हमें नए जराए तलाश करने होंगे, वरना इस महीने का वाईफाई बिल भी नहीं भर पाएंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हम अपने नाम की कैरी ब्रांडिंग करें और दहशतगर्दी वाला लेबल हटाकर कोई और एनजीओ वाला नाम रखें, जैसे कल्चरल डेवलपमेंट फोरम। इससे हमें ब्रसेल्स और ओस्लो से तो फंड्स मिल ही सकते हैं। दूसरा फौरन बोला कि नहीं,
मैं कहता हूँ हम YouTube चैनल शुरू करते हैं, दहशतगर्दी के बजाय कोक स्टूडियो के तर्ज पर गाने बनाते हैं। एक नौजवान रुकन ने जदीद हल पेश किया कि सरदार साहब हम सोशल मीडिया पेजेस बना लेते हैं जहाँ लिख देंगे कि हेल्प इज फाइट फॉर फ्रीडम एडमिनिस्ट्रेशन। एक और नाम नहाद लीडर ने तो सबको चौंका ही दिया कि दोस्तों फंडिंग के लिए अब दहशतगर्दी छोड़कर फूड बिजनेस शुरू करते हैं। आप देख लेना कि यूरोप में भी एक दिन मजीद भाई ब्रिगेड बिरयानी का नाम चल पड़ेगा। लेकिन बिलाखिर मीटिंग के इख्तिताम पर फैसला हुआ कि एक बैनुल-अक़वामी ईमेल मुहिम चलाई जाएगी जिसके पोस्टर में रहनुमा हाथ में कॉफ़ी कप पकड़े उदास बैठा होगा और नीचे जुमला दर्ज होगा बलोच आज़ादी बस एक कप कॉफ़ी के बदले। खैर अब देखना यह है कि BLA की तहरीक डॉलर्स के बगैर कितने दिन चलती है, क्योंकि तारीख गवाह है जाली आज़ादी के नारे बगैर फंडिंग के ऐसे ही बुझ जाते हैं जैसे बिजली का बिल ना भरने पर लाइट। लेकिन इस सब का आगाज़ फील्ड मार्शल के दौराए अमेरिका के बाद ही हो सका है, जहां उन्होंने अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों के बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एक बड़े सेमिनार में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की तकरीर ने आलमी बिरादरी को चौंका दिया। मगर सबसे ज़्यादा हिचकियाँ नई दिल्ली में सुनाई दी। मैं चाहूंगी कि पहले हम इस तकरीब का माहौल आपके सामने रख देते हैं, जहां इस्लामाबाद में इस तकरीर को कामयाब सिफारती वार करार दिया गया। वहीं दिल्ली में वजारत खारजा के एक एहलकार ने चाय का कप रखते हुए कहा कि ये तकरीर नहीं, पाकिस्तान की नई लॉन्चिंग थी। वॉशिंगटन में जनरल साहब ने ऐसे मौज़ूआत छेड़े कि अमरीकी तज्जिया का नोटिस लेते और भारतीय सिफारी अमला गूगल पर स्पीच डैमेज कंट्रोल सर्च करता रहा। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा ने फौरी प्रेस रिलीज जारी की कि जनरल आसिम मुनीर ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ कामयाबी से पेश किया। एक सीनियर पाकिस्तानी अफसर ने खुश होकर कहा कि भाई हमने तो दिल्ली की टीवी चैनल्स को मुफ्त में अगले 4 दिन का मवाद दे दिया। इस्लामाबाद के कहवा खानों में भी चाय के कप चल रहे थे और इसी दौरान एक बुजुर्ग ने चाय का घूंट लेते हुए कहा कि तकरीर इतनी शानदार थी कि अगर मैं मोदी होता तो भी इस्तीफ़ा दे देता। लेकिन नई दिल्ली में माहौल कुछ और था। वजारत खारजा के इजलास में एक सिफारतकार ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने तो हमारे मीडिया का BP बढ़ा दिया। भारत में यूँ समझ लीजिए कि सफ़े मातम बिछ चुका। हर तरफ चीखो पुकार थी कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये तो पाकिस्तान की एक और जीत हो गई। फील्ड मार्शल का दम खम इतना ज़्यादा कि भारत को समझ ही नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसका उन्वान है #स्पीच शॉक इन दिल्ली। एक सारिफ ने लिखा कि जनरल साहब ने अमेरिका में तकरीर की, दिल्ली में विश्व गुरु सुस्त हो गया। दूसरे ने कहा मोदी जी का आज पूजा का दिन खराब था क्योंकि तकरीर की गूंज दिमाग में थी। दिल्ली की वजारत खारजा के हंगामी इजलास का एजेंडा था पाकिस्तानी तकरीर का तोड़। एक अफसर ने भारतीय सिफारतकारों को इतला दी कि साथियों हमें भी एक तकरीर तैयार करनी है ताकि दुनिया को जवाब मिले। एक सिफारतकार लेकिन सर मसला ये है कि पाकिस्तानी तकरीर में हकाइक ज़्यादा और ड्रामा कम है और हमारे पास तो इसका उलट है। जूनियर ऑफिसर बोला कि सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जनरल साहब की तकरीर असल में हॉलीवुड स्क्रिप्ट थी। पहला अफसर बोला नहीं, वो भी हमारे ही गले की हड्डी बन जाएगा क्योंकि हॉलीवुड अमरीकी शहर है और हमें कोई ऐसा जुमला नहीं चाहिए जिससे हम उल्टा नुकसान में फंस सकें। इसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ औक़ात एक तकरीर तोपों से ज़्यादा सख्त होती है, इससे ज़्यादा गहरा ज़ख्म देती है, ख़ास तौर पर जब सुनने वाले का दिल पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो। पाकिस्तान को हर बात पर धमकी देने वाले भारतीय वज़ीर आज़म मोदी इस वक्त खुद ऑपोजिशन के इलेक्शन धांधली के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब ही नहीं दे पा रहे। भारत की नई वोटर लिस्ट भी सामने आ चुकी, फैक्ट चेक की हकीकत सबके सामने आ चुकी। अब तो करें क्या। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से मोदी जी पर इल्जामात क्या लगाए हैं, सुन लीजिए। He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. There are thousands and thousands of these people that we found. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइल उठाकर कहा कि ये है बीजेपी जिसका जादू एक ही एड्रेस पर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबका इंदराज। और मजे की बात यह है कि ये सब एक ही कमरे में रहते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग्स का सैलाब आया हुआ है, जहां भारतीय सोशल मीडिया सारिफ #वोट चोरी और #वोट चोरी एक्सपोज्ड के उन्वान से पोस्ट शेयर कर रहे हैं। एक सारिफ बोला कि भारत में जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत है जहां हर वोट जिंदा है चाहे वोटर कब्र में क्यों ना हो। भारतीय इलेक्शन कमीशन के एक एहलकार ने वाजे किया कि ये सब तकनीकी गलतियां हैं, कुछ वोटर्स मरने के बाद भी लिस्ट में रह गए।
क्योंकि हमारे सिस्टम में आफ्टर लाइफ का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि एक जन्म के बाद भी दूसरा जन्म। यहाँ तो वोटर्स के भी जन्म 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 चल रहा है। बीजेपी तर्जुमान ने हस्बे मामूल ढिठाई से कहा कि देखें, अगर मुसलमान वोटर लिस्ट से गायब हैं तो इसका मतलब है कि वो कहीं और रजिस्टर होंगे और या फिर खुद को रजिस्टर ना करवाने का फैसला किया होगा। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इस बार हमने मुर्दा वोटर्स को लिस्ट में रखा। अब अगला मरहला है गैर पैदाशुदा वोटर्स को शामिल करना। भारतीय जनता पार्टी के डेटा इंचार्ज ने इंकशाफ किया कि जी सर, हमने 2 लाख वोट ऐसे भी रजिस्टर कराए हैं जो आइंदा 10 साल बाद बालिग होंगे। एक सीनियर लीडर ने पूछा कि मुसलमानों के वोट का क्या होगा। जवाब मिला कि उनके एड्रेस पर हम पूजा पाठ का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि सिस्टम उन्हें खुद ही हिंदू मान ले। उधर आम भारतीय वोटर कंफ्यूज हैं और एक शख्स ने मीडिया को बताया कि मेरे दादा 20 साल पहले फौत हो गए थे, लेकिन अब उनका वोट भी निकल आया है। सोचिए, ऐसी धांधली के मोदी जी को अब कोई सूझ नहीं रहा कि इस सारे सवाल के जवाब में करना क्या है, कहना क्या है। भारत में वोट डालने के लिए बस एक शर्त है कि आप बीजेपी के वोटर लिस्ट में हो। बाकी आपका होना या ना होना अहम नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि आप जिंदा हैं या जिंदा नहीं है, आपका धर्म इस्लाम है या धर्म हिंदू है, मैटर नहीं करता। बस मैटर ये करता है कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। ये फिर बीजेपी पे डिपेंड करता है कि उन्होंने वोट कैसे कास्ट करने हैं और अपना वोट बैंक कैसे बढ़ाना है। कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइए कि इस लतीफ़े से, इस मज़ाहिया लतीफ़े से आप कितना महसूस हुए। कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।